हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से आपका कोई भी टॉपिक कवर नहीं हो रहा था। एक्चुअली में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का भी कोर्स कवर कराना है और कुछ अन्य कारणों से आपके कोई भी वीडियोस नहीं बन पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान 2002। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में समसामयिक भारत और शिक्षा विषय के अंतर्गत शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इस टॉपिक को पढ़ा है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है काफ़ी हद तक उसी से रिलेटेड है। स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान के निर्माण के बाद हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी तलवार है जिसके द्वारा हम बड़े से बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही हम बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमारे देश के विद्वज्जनों और नेताओं ने ये सोचा कि अगर देश को सही स्थिति में लाना है, देश को सामाजिक आर्थिक रूप से विकसित करना है, आगे बढ़ाना है, विकासशील देश से विकसित देश की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले इसकी शिक्षा व्यवस्था को सही करना होगा। इसी के तहत उन्होंने शिक्षा, हमारे संविधान द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई। उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए और संविधान के निर्माण के 10 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा किया जाए कि सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं मुफ्त रूप से प्रदान की जाए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो एम रखा गया वो रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए। इसी के तहत सन 2002 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। आइए इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सभी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता संबंधी चुनौती के समाधान हेतु थाईलैंड के जॉम्पटन शहर में विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 155 देशों के प्रतिनिधियों, सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सबके लिए शिक्षा पर विचार विमर्श करने के बाद 2000 तक सभी बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराने की सहमति जारी की गई और एक स्वर में घोषणा की गई कि सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा समावेशित परिवेश में दी जानी चाहिए। लेकिन सन 2000 तक प्राथमिक शिक्षा का रास्ता सुलभ होता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजना महत्वाकांक्षी थी, जिसके अंतर्गत 100% नामांकन, अपव्यय अवरोधन, विद्यालयी सुविधा, शैक्षिक उपलब्धि स्तर, अल्पाहार, छात्रवृत्ति आदि को सुनिश्चित करना था। तो सन 2000 में एक सर्व शिक्षा की अनिवार्यता को संबंधी चुनौती के समाधान के लिए एक विश्व स्तर पर सम्मेलन हुआ, जिसमें कि सभी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता की बात की गई, सभी को समान शिक्षा देने की बात की गई, सब तक समावेशन के आधार पर, चाहे वो कोई विशेष सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो या विकलांग बालक हो, सभी के लिए शिक्षा की बात की गई। सभी को के नामांकन की, उनको विद्यालय तक उनकी पहुंच को, उनके अच्छे आहार की, उनके छात्रवृत्ति की, उन सभी सुविधाओं की जिसके कारण उनकी शिक्षा बाधित ना हो, पहुंचाने की बात की गई। लेकिन 2000 तक ऐसा होने में बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो इसी कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुदृढ़ बनाने हेतु सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम लाया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने एवं
सभी तक प्राथमिक शिक्षा को समान रूप से पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। आइए अब आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वो है सर्व शिक्षा अभियान 2002 इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमारा जो विषय है वो है समावेशी विद्यालय या समावेशी शिक्षा। और जो ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान टॉपिक है इसको हमें समावेशी शिक्षा से संबंधित करके पढ़ना है। हालांकि इस योजना की शुरुआत ही शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आइए हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इसका एम था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान 2002 का जो सबसे मुख्य उद्देश्य था वो था क्या कि शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना और सन 2010 तक सभी तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से पहुंचाना, वो भी समानता की भावना के साथ समावेशन को बढ़ावा देते हुए। एंड फ्री एजुकेशन टू 6 to 14 years children, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन टू 6 to 14 years children। तो इसका मुख्य एम क्या था स्टूडेंट्स कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और 6 से 14 वर्ष, जैसा कि हमारे संविधान के धारा 46 में कहा गया, अनुच्छेद 46 में कहा गया था। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि संविधान के निर्माण के समय ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई और उसमें भी सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की बात की गई। और उसमें कहा गया कि संविधान के निर्माण के ठीक 10 वर्षों के अंदर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया। इसका जो मुख्य एम था वो तो था प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालकों तक प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से समानता के साथ पहुंचाना। और इसके लिए इसमें गोल क्या रखा गया? इसमें गोल रखा गया एसएस, जो 3 मेन गोल्स रखे गए जो कि इसको सरल बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को इजी बनाने के लिए या इसके लक्ष्य को और अधिक सरलता से पाने के लिए रखे गए। वो 3 जो गोल थे वो थे एसएस, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। एसएस मीन्स पहुँच, एनरोलमेंट मीन्स नामांकन या रजिस्ट्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं, और रिटेंशन मीन्स धारण करना। जब हमने शिक्षा का सार्वभौमिकरण टॉपिक पढ़ा था तब भी हमने इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ा था, क्योंकि ये तीनों ही गोल वहाँ पर भी थे। ये शिक्षा के सार्वभौमिक बनाने के 3 प्रमुख पग भी इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 प्रमुख गोल रखे गए, 3 प्रमुख स्टेप्स को हमें पार करना था। वो थे कि सबसे पहले तो प्रत्येक विद्यालय तक स्टूडेंट्स की पहुंच बनानी थी, और इसके लिए क्या करना था कि हर एरिया में, हर ऐसी जगह पर जहाँ पे विद्यालय नहीं थे वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। तो इसमें ये सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक 1 से 2 किलोमीटर के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, जिससे कि किसी भी बच्चे को ज़्यादा दूरी तय करके विद्यालय पहुंचने की परेशानी संबंध इत्यादि का सामना ना करना पड़े। सेकंड था कि विद्यालय तो हमने बना दिया, दूसरा था कि बहुत से ऐसे कारण थे जिस कारण से विद्यालय होते हुए भी हमारे देश की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, जो हमारा परिवेश है, वो ऐसा है कि जिसमें कि गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि ऐसी बहुत सी जनसंख्या समस्याएं, जिस कारण से बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं। तो दूसरा जो एम रखा गया, दूसरा जो स्टेप रखा गया वो क्या रखा गया, उनका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो, उनका एडमिशन हो। और थर्ड जो स्टेप रखा गया सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए, वो था कि बच्चे सिर्फ एडमिशन ही ना लें बल्कि उस पूरे टाइम पीरियड में
उस चीज़ को धारण करें, मतलब कि वो पूरे टाइम पीरियड में स्कूल में आएँ और चीज़ों को सीखें, वो वहाँ पर लर्निंग का काम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय विद्यालय में आकर के विद्यालयी शिक्षा को ग्रहण करें। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में और नहीं पढ़ेंगे, हम पहले भी इन सब बातों को पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टॉपिक के अंतर्गत। अब इसमें जो एक और मुख्य बात ध्यान में रखी गई सर्व शिक्षा अभियान के तहत, रिजेक्शन पॉलिसी 0%। मीन्स यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी बच्चा डिसेबल है या कोई उसमें समस्या है, तो अगर उसमें 1% भी एबिलिटी है, 1% भी चांस है, तो हमें उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उसको शिक्षित करना है, भले ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था उसके घर पे ही करनी पड़े, लेकिन उसको शिक्षित करना है। मतलब कि यहाँ पर रिजेक्शन पॉलिसी के चांसेस 0% रहें। इन्हीं सब बातों को सर्व शिक्षा अभियान और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को RTE एक्ट 2009 के द्वारा लीगल प्रोविज़न प्रदान किया गया और संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा जो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है या शिक्षा की जो अनिवार्यता है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और ये RTE एक्ट 2009 के नाम से जाना गया, जिसको कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। ये सब बातें हम लोग पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे जो सेकंड पेपर था उसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब आगे हम ये देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का क्या रोल था इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने में या समावेशन को बढ़ावा देने में, किस तरीके से इसके अंदर किन बातों का ध्यान रखा गया इंक्लूसिव एजुकेशन के संदर्भ में। सबसे पहले तो इसमें कहा गया कि SSA के थ्रू कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चाइल्ड, हर एक स्पेशल बच्चे की पहचान की जाए। ये नहीं कि एक ही जैसी शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक छात्र के लिए हो, पहले प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता की पहचान की जाए एंड देन प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, मतलब इसको IEP भी कहते हैं स्टूडेंट्स। मतलब कि प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी डिसेबिलिटी, उसकी विशिष्टता के आधार पर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान किया जाए। जैसे कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को बैठने में दिक्कत है तो उसके लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। अगर किसी बच्चे को देखने में दिक्कत है तो उसके लिए उस ढंग से या जो उनके लिए अलग से जो ब्रेन लिपि आती है उसके थ्रू पढ़ाने की, स्पेशल टीचर्स के थ्रू पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। मीन्स कि प्रत्येक बच्चे को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी विशिष्टता के आधार पर उनके लिए एजुकेशन प्लान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू हर नीड, हिज हर नीड, उनके लिए उनकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए विशेष डिवाइसेस की व्यवस्था भी की जाए। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इसके लिए शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ एक कक्षा कक्ष में एक विद्यालय में पढ़ा सकें। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, तो टीचर्स को ट्रेंड किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोर्स टीचर। मीन्स कि जिस बालक की जैसी नीड है, अगर कोई विजुअल डिसेबिलिटी है तो उसको उससे संबंधित रिसोर्स टीचर अवेलेबल कराया जाए। जिस बच्चे में जैसी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको रिसोर्स टीचर प्रदान किया जाए और रिसोर्स टीचर्स के थ्रू उनको शिक्षा प्रदान की जाए। इसका कारण ये है कि जो रिसोर्स टीचर होगा वो उस स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में जानता होगा, उसके बारे में वो ट्रेंड होगा, तो वो एक जनरल टीचर की तुलना में ज़्यादा अच्छे से उनको पढ़ा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स। जो हमारे समाज में जो विशिष्ट या विकलांग बालक हैं या जो ऐसे प्रॉब्लम वाले बालक हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी अपने आप में एक समस्या होते हैं अपने बालकों के लिए। वो शुरू से ही अपने बच्चों को औरों से कम आंकते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना पैदा करते हैं और ख़ुद के अंदर भी वो एक दुखी महसूस करते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा तो बहुत पीछे है, वो सबके समान नहीं है, वो समाज में सबके साथ उठ बैठ नहीं सकता और वो काम नहीं कर सकता जो सामान्य बच्चे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी टीचर्स के लिए भी को भी स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात की गई और उनको ये कहा गया कि वो अपने बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करें कि वो जो भी उनकी एबिलिटी, ना कि उनको डिस्क्रिमिनेट करें कि वो नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। वो उनको मोटिवेट करें कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुम भी जीवन में कुछ बन सकते हो, जिससे कि उनके अंदर जो हीन भावना बचपन से आ जाती थी वो ना आए और वो अपने अंदर एक शक्ति महसूस करें कि नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकूँ। और उनके गार्जियंस को ही ये ध्यान देना होगा कि वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनके अंदर क्षमता उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और उनको मोटिवेट करते रहें। वो लगातार कभी भी उनके अंदर हीन भावना ना आने दें। तो इसके अंतर्गत ट्रेनिंग फॉर पेरेंट्स की भी बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रिपेयरिंग करिकुलम टीचिंग लर्निंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू उनके नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम की व्यवस्था की जाए और टीचिंग लर्निंग मेथड की व्यवस्था की जाए। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इसकी बात भी हम लोग पहले कर चुके हैं। मतलब कि ऐसे विशिष्ट बालकों के लिए, ऐसे विकलांग बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिसमें कोई इमोशनल, सोशल या इकोनॉमिकल बैरियर ना हो और वो फ्री वातावरण में एकदम फ्री माइंड से सीख सकें। तो उनके लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें वो किसी भी प्रकार की बाधा ना महसूस करें। नेक्स्ट है एजुकेशन गारंटी स्कीम। ऊपर में भी कहा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत रिजेक्शन पॉलिसी 0% होगी। तो इसमें एसएससी के अंतर्गत स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए एजुकेशन गारंटी स्कीम की बात की गई। मतलब कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिलनी ही मिलनी है। अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बच्चे हैं पढ़ने के लिए लेकिन वहाँ पर स्कूल नहीं है, तो सरकार इस कार्यक्रम के तहत ये व्यवस्था करेगी कि वहाँ पर विद्यालय खोले जाएं। अगर एक भी बच्चा है तो उसके लिए वहाँ पर विद्यालय या उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगर उसमें कोई स्पेशल डिसेबिलिटी है तो उस बच्चे के लिए उसको भले ही होम एजुकेशन घर पे ही प्रदान किया जाए, लेकिन उसको एजुकेशन प्रदान करने की बात कही गई। मतलब कि ये जो इसको शॉर्ट में EGS स्कीम भी कहते हैं, एजुकेशन की गारंटी की बात की गई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल एंड एवोल्यूशन। जब भी कोई व्यवस्था हम लाते हैं स्टूडेंट, कोई भी नीति, कोई भी व्यवस्था लागू की जा सकती, कोई भी नियम लागू किया जाता है तो उस पर कंट्रोल और मूल्यांकन की आवश्यकता निरंतर बनी हो रहती है। विदाउट कंट्रोलिंग एंड इवोल्यूशन कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल सकती। कंट्रोलिंग के द्वारा ये देखा जाता है कि वो काम सही ढंग से चल रहा है या नहीं, उसमें कहीं अगर गड़बड़ी है तो उसको सही किया जाता है और मूल्यांकन के द्वारा उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों का पता लगाया जाता है और उसकी कमियों को दूर किया जाता है। तो किसी भी प्रोसेस को सही ढंग से चलाने के लिए कंट्रोल एंड इवोल्यूशन तो एक कंपलसरी नीड है ही। तो ये सारे पॉइंट्स को हमको एक्सप्लेन करना है। रोल ऑफ एसएससी इन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करेंगे। हिंदी मीडियम के लिए मैं अलग से भी कुछ पॉइंट्स दे दूँगी, लेकिन वो भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ अच्छे पॉइंट्स, उनका नोट्स अच्छा बनेगा। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड PDF भी मैं ग्रुप में डाल दूँगी। आपका काम है पढ़ाई करना। आपका टेस्ट जल्दी ही होगा कि आपने जो भी मैंने पढ़ाया उसको कुछ पढ़ा है कि नहीं, और वो ऑनलाइन होगा थ्रू जूम ऐप के द्वारा।
अगर आप सब इसके लिए प्रिपेयर हैं तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ओके।